आदाब देखने वालों को मेरा सलाम। व्यूअर्स, ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान को एक अनगवर्नेबल स्टेट समझा जाता है? क्या इसकी वजह ओवर रिलायंस ऑन फॉरेन असिस्टेंस है? क्या इसकी वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है? क्या इसकी वजह पुअर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं? क्या इसकी वजह एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है? क्या इसकी वजह जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन है? और क्या इसकी वजह जो है वो लैक ऑफ गवर्नेंस है? तो ये वो सारे सवाल हैं जिनके जवाब डॉक्टर इशरत हुसैन ने अपनी किताब गवर्निंग द अनगवर्नेबल में ढूंढने की कोशिश की है। तो आज का जो बुक रिव्यू है उसका फर्स्ट पार्ट इसी बुक के ऊपर हम करेंगे और बुक रिव्यू की सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे काफी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि इसको कंटिन्यू रखिएगा। सो वी आर बैक विद वंस अगेन अनदर इंटरेस्टिंग बुक रिव्यू। और डॉक्टर इशरत हुसैन का ताल्लुक जो है वो इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर को सर्व कर रहे हैं एज एन एडवाइजर ऑन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो इस वजह से उनकी पोजीशन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का जो सारा का सारा जिम्मा है वो उनके सर है। उसके अलावा इन्होंने वर्ल्ड बैंक को भी सर्व कर रखा है। उसके अलावा गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक भी रहे हैं। उसके अलावा IBA कराची में भी एज अ डीन रहे हैं एंड एज अ वेरी पर्टिनेंट सॉर्ट ऑफ एन इकोनॉमिस्ट जिनका बड़ा एक्सपीरियंस है। तो उस सारे एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करके उन्होंने ये किताब लिखी है। और ये जो किताब है पूरी रिसर्च के ऊपर बेस है और इसमें काफी सारे हाइपोथेसिस को रिजेक्ट भी किया गया है, जिसमें फॉरेन असिस्टेंस सिंड्रोम है, सिक्योरिटी स्टेट सिंड्रोम है और एक नया पर्सपेक्टिव दिया गया है कि क्या क्या इश्यूज हैं पाकिस्तान में गवर्नेंस के लिहाज से और किस तरह से इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको रिफॉर्म किया जा सकता है, किस तरह से आप जो है वो सिविल सर्विसेज को रिफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से आप फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर रिफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से आपकी इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आप रिफॉर्म कर सकते हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन ने 2 फेजेस दिए। ये बड़ा आसान हो जाएगा समझने के लिए कि 1947 से 1990s तक पाकिस्तान का फर्स्ट फेज था जिसमें पाकिस्तान अमंग द टॉप 10 डेवलपिंग इकोनॉमीज में आता था और हम वियतनाम, इंडिया, चाइना इनके साथ कंपीट कर रहे थे। इनफैक्ट 1960s में साउथ कोरिया पाकिस्तान के पास 5 साल प्रोग्राम सीखने के लिए आता है। बताते हैं, पूछते हैं कि क्या कर रहे हो आप और किस तरह से हम इसको बेहतर कर सकते हैं। सो पाकिस्तान की इकोनॉमी 1960s में साउथ कोरिया से फार फार बेटर थी। इसके इंडिकेटर्स आप चेक कर लीजिएगा, जरा इसको ना सर्च कीजिएगा गूगल पे, आपको पता चल जाएगा कि पर कैपिटा इनकम 1960s में पाकिस्तान की कितनी थी और साउथ कोरिया की कितनी थी। GDP ग्रोथ पाकिस्तान की कितनी थी और साउथ कोरिया की कितनी थी। तो आपको बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाएगा। सो 1947 से 1990s तक पाकिस्तान की एवरेज GDP ग्रोथ रही है 6%। दूसरा फेज आता है 1990 से 2020 तक कर लें, वैसे तो इन्होंने 2015 तक किया है, जहां पे बूम और बस्ट की कैफियत रही है। कभी ग्रोथ हुई है, कभी बिल्कुल नहीं हुई, कभी फिर हुई है, कभी फिर, यानी इनस्टेबल अनसस्टेनेबल ग्रोथ आपकी रही है, सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं रही। और इस वजह से क्या हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गई। जो आपके इन्वेस्टर्स थे बिजनेस का, उनका ट्रस्ट खत्म हो गया और उसके अलावा टूरिस्ट जो थे वो भी एक नहीं आए ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स और इसमें टेररिज्म का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। सो ऐसा क्यों है कि फर्स्ट फेज में पाकिस्तान जो है वो उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और 1990s के बाद ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो ड्वेंडल करना शुरू हो गई। अब फर्स्ट फेज में ऐसा नहीं था कि हम कोई बड़ा एक यानी हमें कोई ना डोमेस्टिक इश्यूज थे और ना एक्सटर्नल इश्यूज थे। 1947 में 8 मिलियन रिफ्यूजीज पाकिस्तान ने लिए। 1948 में कायदे आजम की डेथ हुई, सो वी लॉस्ट अ लीडर। उसके बाद फिर इंडिया के साथ वॉर भी हुई और हम एक नेसेंट किस्म की इकोनॉमी थे और 1948 में वॉर हुई। उसके बाद फिर 1965 में यूएस का बिट्रेल आपके सामने है और उसके बाद 1971 में सिविल वॉर होती है पाकिस्तान में
और पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाते हैं। सो उसके बाद फिर भुट्टो की नेशनलाइजेशन होती है ऑफ की इंस्टीट्यूशंस, और उस वजह से भी एक इकोनॉमिक डिक्लाइन आता है, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट खत्म हो जाता है। और उसके बाद फिर जिया का जो रीन है वो भी स्ट्रेंथन होता है अफगान वॉर की वजह से, जिहाद की वजह से जो अफगानिस्तान में हुआ। एंड 1990s के बाद पॉलिटिकल जो है वो इंस्टेबिलिटी रही थी, और देन अगेन मुशर्रफ आते हैं, और 2008 ऑनवर्ड्स क्या है, एक कॉन्टिन्यूस डेमोक्रेटिक चेंज है ऑफ द रिजीम, यानी 5 साल आपने पूरे किए। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान में क्या दो इश्यूज के ऊपर हम बात करेंगे कि क्या सिर्फ और सिर्फ जो फॉरेन असिस्टेंस है उसके ऊपर पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या हम कह सकते हैं कि इसने डिक्लाइन किया या ग्रोथ की। तो इशरत हुसैन कहते हैं इसका जवाब ना में है। ये फॉरेन असिस्टेंट का जो सिंड्रोम है इसको रिपेडिएट करते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि 1960s, 1980s और 2008 के दरमियान ये जो सारा अरसा था ये ग्रोथ रेट का था, यानी 2002 से 7 तक भी अच्छी ग्रोथ हुई थी। लेकिन इसमें पाकिस्तान की जो पाकिस्तान इसमें 60s में सीटो और सेंटो का मेंबर भी था। उसके बाद 80s में अफगानिस्तान वॉर हो रही थी, तब भी असिस्टेंस आ रही थी, और 2008 में 7 में आपका कैरी लूगर बिल था, उससे भी आपको फॉरेन असिस्टेंस आ रही थी। लेकिन इशरत हुसैन ये कहते हैं कि बाकी फेजेस में भी तो पाकिस्तान को फॉरेन एड मिल रही थी, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ, फिर ग्रोथ क्यों नहीं हुई, फिर भी तो ग्रोथ होनी चाहिए थी। इस वजह से ये आप नहीं कह सकते कि फॉरेन असिस्टेंस जो है उसके ऊपर थॉरली आप रिलाई कर रहे हो। दूसरा एक और भी कहा जाता है कि जो यूएस है, यूएस ने पाकिस्तान में डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया है, हमेशा डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया है। और इशरत हुसैन इसमें ये कहते हैं कि यूएस ने सिर्फ डिक्टेटर्स को सपोर्ट नहीं किया, यूएस ने अपने इंटरेस्ट को सपोर्ट किया है। जैसे वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट बुश की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी कोंडोलीजा, उन्होंने एक किताब लिखी, और उस किताब में उन्होंने ये बताया था कि कोंडोलीजा राइस ने कि किस तरह से यूएस ने 2007 में प्रेसिडेंट जो है मुशर्रफ की रिजीम को चेंज करने के लिए उन्होंने बेनजीर भुट्टो का साथ दिया। ये भी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि जहां पे उन्होंने मिलिट्री रिजीम को सपोर्ट किया था ड्यू टू इंटरेस्ट इन अफगान जिहाद, ड्यू टू इंटरेस्ट इन वॉर ऑन टेरर, वहां पे उन्होंने जहां पे उन्हें देखा कि अपना इंटरेस्ट है तो वहां पे उन्होंने सिविलियंस को भी सपोर्ट किया। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। और इजिप्ट में भी तो पहले वो मिलिट्री डिक्टेटर्स को सपोर्ट कर रहे थे, फिर उसके बाद आप मिडिल ईस्ट में मोहम्मद कजाफी के साथ क्या हुआ, सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ। तो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री डिक्टेटर्स को सपोर्ट करना यूएस की पॉलिसी नहीं है। उनकी पॉलिसी है अपना स्टेट इंटरेस्ट को सर्व करना। तो ये भी एक जो है इंपॉर्टेंट कार्डिनल फीचर है जो कि आप जिसको कह सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि लैक ऑफ गवर्नेंस जो है ये बिगेस्ट कॉज है पाकिस्तान में अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की। यानी आपकी गवर्नेंस जो है उससे आपकी इकोनॉमी स्टिमुलेट होती है। जब आपकी इकोनॉमी बेहतर होती है तो आपके बाकी सारे सोशल इंडिकेटर्स बेहतर हो जाते हैं। तो इसमें उन्होंने फिर एक वे फॉरवर्ड दिया कि आप किस तरह से 3 इंपॉर्टेंट वेज में आप अपने जो की इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रिस्ट्रक्चर करो, जिसमें आपका एफबीआर है। अभी आप इश्यू आपने देखा होगा कि जो सेनेट में बिल गया है कि आपने आर्टिकल 164(3) को चेंज करो। दैट वाज एन अटैक ऑन एनएफसी अवार्ड्स। सो इश्यू इज के आप जो है इन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को आप रिफॉर्म करो। सिविल सर्विस में जो है जो सीएसपीज हैं परफॉर्मेंस बेस के ऊपर उनकी प्रमोशन होनी चाहिए। और उसके अलावा जो है आपका सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसको भी आप जो है वो रीस्ट्रक्चर करो,
रीऑर्गेनाइज करो। तो तब अगर आप फेजेस में ये कर रहे होते हो तो तब आपकी गवर्नेंस जो है वो बेहतर होगी। इस शॉर्ट से टाइम स्पैन में हमने ये डिस्कस किया है, एक ओवरऑल एनालिसिस, एक ओवरऑल रिव्यू के पाकिस्तान की फर्स्ट फेज में ग्रोथ रेट जो है वो काफी अच्छी रही है और सेकंड फेज में ग्रोथ रेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। और इसकी वजह जो है वो फॉरेन असिस्टेंस नहीं है, इसकी वजह जो है वो आपके मिलिट्री डिक्टेटर्स को सपोर्ट करना नहीं है, इसकी वजह जो है वो लैक ऑफ गवर्नेंस है। तो जब आप गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बेहतर कर लेते हो तो तब आपकी इकोनॉमी भी सस्टेनेबल होगी और आप दुनिया में अपनी एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ा सकते हो और दुनिया में आप FATF से भी निकल सकते हो और आप अपना जो सॉफ्ट इमेज है वो आप अच्छे से पोर्ट्रे कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड, चैनल को जरूर सब्सक्राइब